हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अमेजिंग टून्स हब पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले ऐसे मोर वीडियो के लिए। सरसैया गांव की सुबहें अब पहले जैसी नहीं रही। सूरज मानो रात से ही तय कर लेता कि आज और तीखा जलना है। हर दिन की शुरुआत लू की सनसनाती आहट से होती। कच्चे घरों की दीवारें सुबह होते ही तपने लगती, जैसे किसी तंदूर में पक रही हों। किशन अपनी चारपाई पर करवटें बदलते हुए उठा। माथे से पसीना पोंछते हुए उसने आकाश की ओर देखा। बादल तो मानो इस धरती से रुष्ट हो गए थे। सावित्री, पानी का घड़ा कितना भरा है? आधा ही है जी। कुएं का पानी सुबह सुबह ही खींचना पड़ेगा, नहीं तो भीड़ हो जाएगी। किशन ने चुपचाप अपनी लुंगी ठीक की और कुएं की ओर चल पड़ा। गांव की गलियों में सन्नाटा था, लेकिन हर घर के अंदर बेचैनी। जानवरों के लिए चारा नहीं, खेतों में नमी नहीं और पेट भरने को अन्न नहीं। कुएं पर पहुंचते ही किशन ने देखा, चार और औरतें पहले से ही इंतजार में खड़ी थीं। उनकी आंखों में नींद कम, चिंता ज्यादा थी। हर किसी के हाथ में बाल्टी या घड़ा था और चेहरों पर वही पुराना डर। अगर आज पानी कम हुआ तो? कुएं में झांककर किशन ने नीचे देखा। पानी की सतह पहले से और नीचे खिसक चुकी थी। उसने सोचा, अब की बारिश अगर ना आई तो सब खत्म हो जाएगा। किशन भैया, सुना है सरकार से कोई टीम आने वाली है सूखा राहत देखने। टीम आएगी, रिपोर्ट बनेगी, फोटो खींचेगी और हम फिर से पसीना बहाएंगे। कुछ बदलेगा क्या? उधर सावित्री घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी। उसकी आंखें कभी दरवाजे की ओर जाती, कभी रसोई की खाली हांडी पर। आज भी नाश्ते में कुछ खास नहीं था। 2 सूखी रोटियां और थोड़ा नमक। बेटी पिंकी चुपचाप स्कूल की किताबें खोलकर बैठी थी, पर मन वहां नहीं था। गरम हवा खिड़की से झोंका मारती और पन्ने उड़ जाते। अम्मा, स्कूल में मास्टरनी कह रही थी कि गर्मी की छुट्टियां 2 हफ्ते पहले शुरू हो जाएंगी। अच्छा ही है बिटिया, इस लू में स्कूल जाना ठीक नहीं, और वैसे भी फीस भरने को है क्या? पिंकी चुप हो गई। वो जानती थी कि पिताजी को खेत से कुछ न मिला और भाई रवि शहर में खुद मुश्किल में है। शहर की चकाचौंध किशन के बेटे रवि को कभी आकर्षक नहीं लगी थी, लेकिन पेट की भूख और खेतों की बेबसी ने उसे मजबूर कर दिया था। 2 साल पहले जब लगातार सूखा पड़ा और खेत में लागत भी नहीं निकली, तब किशन ने भारी मन से रवि को इलाहाबाद भेजा था, नौकरी की तलाश में। रवि एक छोटे से होटल में काम करता था, सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक। चाय बनाना, बर्तन धोना, मेज साफ करना और मालिक की डांट सहना, यही उसका रोज का सिलसिला था। महीने में बस 3,000 रुपए, जिसमें से 2,000 वो हर हाल में घर भेजता था। उस दिन होटल का मालिक नाराज था। रवि, देख नहीं रहा, ग्राहक बैठा है और तेरा ध्यान कहीं और है। तुझे यहाँ काम करना है या नहीं? रवि ने तुरंत झुककर माफी मांगी, लेकिन उसका मन बेचैन था। सुबह ही माँ का पत्र मिला था। बेटवा, पिंकी की फीस भरनी है और तुम्हारे बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं रहती। दवा के लिए कुछ पैसे भेज देना, अगर हो सके तो जल्दी। रवि जानता था महीने के पैसे आने में अभी 10 दिन थे। वो खुद भूखा रह सकता था, लेकिन माँ के शब्दों ने उसे बेचैन कर दिया था। उसी रात रवि छत पर लेटा था, आसमान की ओर टकटकी लगाए। काश गांव में कुछ ऐसा होता कि वापस जा पाता, कुछ ऐसा जिससे खेत फिर हरे हो जाते। पर ये सोचते हुए उसकी आंखों में नींद नहीं, आंसू थे। गांव में एक अजीब सी हलचल थी। सुबह से ही लोग इधर उधर दौड़ भाग कर रहे थे। कोई स्कूल की सफाई कर रहा था, कोई रास्ते में पड़े कूड़े को समेट रहा था। सरकारी टीम के आने की खबर ने जैसे सबको एक दिन के लिए जिम्मेदार नागरिक बना दिया था।
मुखिया तेजपाल ने माइक उठाया और चिल्लाया, सब लोग ध्यान दें, अधिकारी लोग दोपहर को आएंगे, स्कूल में मीटिंग होगी, जो भी शिकायत हो वहीं कहना, लेकिन याद रहे कोई गांव की बेइज्जती न करे। किशन दूर खड़ा सुन रहा था। उसके चेहरे पर कड़वी मुस्कान थी। वो जानता था सरकारी टीमें आती हैं, कुछ फोटो खिंचवाती हैं और फिर सब भुला दिया जाता है। दोपहर हुई। एक सफेद जीप गांव में घुसी। अंदर से उतरे 3 लोग, एक अधिकारी, एक सहायक और एक पुलिस। उनके आते ही भीड़ इकट्ठा हो गई। गांव के चबूतरे पर बैठक हुई। अधिकारी बोले, नमस्ते मेरे भाइयों बहनों, हम सरकार के आदेश पर सूखे से प्रभावित इलाकों की समीक्षा कर रहे हैं। आप लोग अपने अपने मुद्दे खुलकर रखें। हम रिपोर्ट बनाएंगे और जरूरी सहायता पहुंचाई जाएगी। साहब, 3 साल से हमारी जमीन को पानी नसीब नहीं हुआ। नहर सूखी पड़ी है, जो बोरिंग है वो भी सूख गई, बिजली आती नहीं, और सरकारी अनुदान की बात करें तो आवेदन देकर थक चुके हैं। साहब, राशन की दुकान पर 1 महीना से चावल नहीं आया और जो आता है वो भी आधा ही मिलता है। अधिकारी ने सब सुना, सिर हिलाया, फॉर्म भरे और आखिर में कहा, हमने सब दर्ज कर लिया है, जरूरतमंदों को राहत मिलेगी। फिर वही वादे, वही कागज, वही तस्वीरें और वही गर्मी की मार। जीप वापस चली गई। गांव वाले देर तक उसे जाते देखते रहे, जैसे किसी चमत्कार की उम्मीद देख रहे हों। सावित्री ने हमेशा कम में गुजारा करना सीखा था। ब्याह के बाद जब पहली बार सरसैया गांव आई थी तो सोचा था साधारण जीवन होगा पर चैन से गुजरेगा। लेकिन हर साल बढ़ती गर्मी, सूखती जमीन और घटती आमदनी ने उसके सपनों को बंजर बना दिया। उस दिन सरकारी टीम के जाने के बाद किशन उदास बैठा था। सावित्री ने रसोई में बचा खुचा आटा देखा, एक कोने में रखे प्याज के टुकड़े को देखा और फिर चूल्हे की तरफ बढ़ी। आज कुछ भी अच्छा नहीं लगा। लगना भी क्या है जी, पेट की आग कब सुकून से जीने देती है। किशन ने चुपचाप उसकी ओर देखा। वो समझता था कि सावित्री दिन भर सिर्फ शरीर का नहीं, मन का भी बोझ उठाती है। बच्चों की पढ़ाई, बूढ़े सास ससुर की दवा, पड़ोस की चुगली और फिर खुद की भूख, सब कुछ वो अपने अंदर समेटे रहती थी। रात को जब सब सो गए तो सावित्री अकेली बैठी आंगन में चुपचाप आकाश को देख रही थी। वो खुद से बात कर रही थी। पिंकी पढ़ना चाहती है, पर कहाँ से भरें उसकी फीस। रवि तो खुद जूझ रहा है। किशन का चेहरा रोज बुझता जा रहा है। क्या औरत सिर्फ यही करती है, सब कुछ समेटती है और बदले में कुछ नहीं चाहती? एकाएक उसकी आंखें भर आईं, लेकिन फिर उसने आंसू पोंछ लिए। नहीं, जब तक सांस है तब तक हार नहीं मानूंगी। पिंकी को पढ़ाऊंगी, रवि को गांव वापस लाऊंगी और खेतों को फिर हरा करूंगी, चाहे जो करना पड़े। पिंकी 14 साल की थी, लेकिन उसकी सोच उम्र से कहीं ज्यादा बड़ी थी। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं, पर वो स्कूल बैग को रोज खोलती थी, जैसे उसमें रखे पन्नों से कोई उम्मीद निकल आए। पढ़ना उसका जुनून था। हिंदी की किताब में उसने एक पाठ पढ़ा था, कल्पना चावला का। वो कहती थी, सपनों को पंख दो, वो जरूर उड़ेंगे। तभी से पिंकी की आंखों में एक सपना बस गया था, टीचर बनूंगी, गांव की बच्चियों को पढ़ाऊंगी। पर घर की हालत वो खुद देखती थी। माँ बिन कहे ही सब समझाती, बेटिया पढ़ ले, जितना हो सके, पर स्कूल की फीस और यूनिफॉर्म का इंतजाम अभी मुश्किल है। एक शाम पिंकी खेत के किनारे बैठी थी, किताब लिए हुए।
पास में बैठी उसकी सहेली सुगंधा बोली, पिंकी, तू इतनी गर्मी में भी पढ़ती है? अब तो सब लड़कियां आराम कर रही हैं। मैं आराम करने नहीं, कुछ बनने आई हूँ। सुगंधा को उसकी बात समझ नहीं आई, पर पिंकी की आंखों में वो चमक थी जो सपने पूरे करने वाले लोगों की होती है। उस रात पिंकी ने माँ से पूछा, माँ, अगर मैं ट्यूशन पढ़ाऊं तो कुछ पैसे आ सकते हैं ना, गांव के छोटे बच्चों को? बिटिया, तू तो अब हमारे लिए दिया बन गई है। जलती भी है पर रोशनी भी देती है। पिंकी ने किताबों को सीने से लगाया और मन ही मन ठान लिया, गरीबी मेरा सपना नहीं तोड़ सकती। मैं कुछ बनूंगी, अपने लिए नहीं, अपने गांव के लिए। मुखिया तेजपाल यादव सरसैया गांव का सबसे ताकतवर आदमी था। सालों से पंचायत पर उसकी पकड़ थी। लोग डरते थे उससे। उसके पास पैसे थे, सत्ता थी और सबसे बड़ी बात, वो लोगों की मजबूरी को समझता था और उसी का फायदा उठाता था। सरकारी टीम के दौरे के बाद उसने अपने घर में एक गुप्त बैठक बुलाई। गांव के 2 भरोसेमंद पंच और राशन डीलर भी मौजूद थे। सरकार से जो राहत आएगी उसे सही लोगों तक नहीं, अपने लोगों तक पहुंचना चाहिए, समझे? लेकिन किशन और उसके जैसे कई परिवार तो सच में जरूरतमंद हैं। तेजपाल ने उसकी बात बीच में काट दी। जरूरतमंद वो होते हैं जिनसे हमें वोट मिलते हैं। किशन, वो तो सवाल उठाता है। ऐसे लोगों को राहत नहीं, सबक मिलना चाहिए। उसी रात किशन के नाम पर भेजा गया राहत आवेदन अधूरा बताकर रिजेक्ट कर दिया गया और जो अनाज किशन के हिस्से का था वो तेजपाल के आदमी ने कागजों में बांटा गया दिखा दिया। अगली सुबह किशन ने जब सरकारी कार्यालय से जवाब पाया तो वो भौंचक्का रह गया। आपके दस्तावेज अधूरे थे, इसलिए सहायता प्रदान नहीं की जा सकी। मैंने खुद सब कागज जमा किए थे। ये तो सरासर धोखा है। वो पंचायत भवन गया तेजपाल से मिलने। मुखिया जी, ये क्या हो रहा है? मेरा नाम लिस्ट में क्यों नहीं? किशन भैया, हमें क्या पता, अधिकारी ही आए थे, हम तो बस साथ खड़े थे। आप चाहे तो फिर से आवेदन दे दीजिए। किशन समझ गया, खेल कहीं और खेला गया है। किशन का चेहरा तप रही दोपहर से भी ज्यादा गर्म था। सिस्टम ने एक बार फिर धोखा दिया, लेकिन इस बार वो चुप नहीं बैठा। उसने गांव के कुछ किसानों को बुलाया, रामनाथ, बीरू, गणेश और कुछ और ऐसे लोग जिनके नाम भी लिस्ट से गायब थे। गांव के पुराने बरगद के नीचे सभा बैठी। कब तक यूं ही लुटते रहेंगे? हमारे नाम से राशन उठता है पर पेट खाली रहता है। हमें मरने को छोड़ा जा रहा है और हम चुप हैं। अब नहीं। धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे। किसानों की आंखों में आक्रोश था। मजदूरों की मुट्ठियां भींच चुकी थीं। सावित्री भी आई और पिंकी ने अपने स्कूली दोस्तों को लाकर बैनर बनाए। हमें हमारा हक चाहिए, सूखे से नहीं, भ्रष्टाचार से डर है। अगले ही दिन ये लोग ब्लॉक ऑफिस पहुंच गए। मीडिया को सूचना भेजी गई। रवि ने शहर से छुट्टी लेकर आना तय किया। गांव पहली बार जाग उठा था। मुखिया तेजपाल को अब डर लगने लगा था। अगर ये आग फैली तो मेरी कुर्सी चली जाएगी। 3 महीने बाद सावन आ चुका था। बादलों ने गांव के सूखे माथे को छू लिया था। खेतों में हरियाली दिखने लगी थी, लेकिन उससे पहले एक और हरियाली आई थी, उम्मीद की। ब्लॉक से नया आदेश आया, राहत के पैसे दोबारा जांचे जाएंगे। किशन और उसके साथियों को आधिकारिक रूप से मुआवजा मिला। तेजपाल पर जांच शुरू हो गई। रवि वापस गांव आ गया, इस बार स्थायी रूप से। उसने कहा, अब हम अपना गांव खुद बनाएंगे, बिना डर, बिना भीख। पिंकी की स्कूल फीस भरी गई
और वो अब गांव की छोटी बच्चियों को भी पढ़ाने लगी। सावित्री ने एक दिन चूल्हे के पास मुस्कुराते हुए कहा, अब गर्मी की मार नहीं, मेहनत की धार चलेगी। सीख गर्मी की मार सिर्फ एक मौसम नहीं था, बल्कि एक परत थी उस संघर्ष की, जो हर छोटे किसान, हर मजदूर, हर माँ बाप, हर सपने देखने वाले बच्चे को झेलनी पड़ती है। लेकिन जब उम्मीद और हिम्मत एक साथ खड़ी हो जाए, तो सबसे भीषण लू भी हरियाली में बदल सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करें और कमेंट में अपना ओपिनियन बताएं कि वीडियो कैसी है, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो आपके पास जल्द पहुंचे।